पेन पेपर लगभग खत्म होते जा रहे हैं। डिजिटल युग है, सब टाइपिंग ही होती है। जब आप ये किताब पढ़ रहे होंगे तो आपको भी मेरी वास्तविक राइटिंग दिखाई नहीं दे रही होगी, जो वास्तव में बहुत खराब है। लेकिन मेरे पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद करियर में ये कभी रुकावट नहीं बनी। इस उदाहरण से मेरा ये बताना लक्ष्य है कि हमारे स्कूल या हमारी शिक्षा प्रणाली भविष्य के अवसरों एवं ट्रेंड को आंकने में असफल हैं। हमारे स्कूलों की तीसरी बड़ी कमी यही है। थॉमस एल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल से घर आए और मां को एक कागज देकर कहा, शिक्षक ने दिया है। उस कागज को पढ़कर मां की आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने पूछा, क्या लिखा है? आंसू पोंछकर मां ने कहा, इसमें लिखा है, आपका बच्चा जीनियस है। हमारा स्कूल छोटे स्तर का है और हमारे शिक्षक बहुत प्रशिक्षित नहीं हैं। इसे आप स्वयं शिक्षा दें। कई वर्षों बाद मां गुजर गईं। तब तक एडिसन प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुके थे। एक दिन एडिसन को अलमारी के कोने में कागज का एक टुकड़ा मिला। उन्होंने उत्सुकतावश उसे खोलकर पढ़ा। ये वही कागज था जो शिक्षक ने दिया था, जिसमें लिखा था, आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर कमजोर है, अब उसे स्कूल ना भेजें। एडिसन घंटों रोते रहे। फिर अपनी डायरी में लिखा, एक महान मां ने बौद्धिक तौर पर कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। महान थॉमस एल्वा का ये उदाहरण बताता है कि हमारे स्कूल हमारे अधिकांश बच्चों की छुपी हुई महान प्रतिभा को नहीं समझ पाते, और जब समझेंगे ही नहीं तो उसे निखारेंगे कहां से। एक और विश्व प्रसिद्ध कहानी पर गौर करें। एक बार जानवरों ने निर्णय लिया कि वो नई दुनिया की समस्याओं से निपटने के लिए साहसिक कदम उठाएंगे। इसलिए उन्होंने एक स्कूल बनाया। उन्होंने इसका पाठ्यक्रम बनाया, जिसमें दौड़ना, चढ़ना, तैरना और उड़ना शामिल था। पाठ्यक्रम पढ़ाने में आसानी रहे, इसलिए सभी जानवरों को सभी विषय अनिवार्य रूप से लेने थे। बतख तैरने में उत्कृष्ट थी। वो अपनी शिक्षक से भी ज्यादा अच्छी तरह तैर लेती थी, लेकिन उड़ने में उसे सिर्फ पास होने लायक नंबर ही मिलते थे, और दौड़ने में वो कमजोर थी। इसलिए उसे स्कूल खत्म होने के बाद रुकना पड़ता था और तैरना छोड़कर दौड़ने का अभ्यास करना पड़ता था। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि उसके जालीदार पैर बुरी तरह घिस नहीं गए और वो तैरने में सिर्फ औसत नहीं रह गई। लेकिन इस स्कूल में औसत होना बुरा नहीं माना जाता था, इसलिए बत्तख के सिवाय किसी को भी इस बारे में चिंता नहीं हुई। खरगोश दौड़ने में सबसे तेज था, लेकिन तैरने का नाम सुनकर ही उसके हाथ पांव फूल जाते थे। बाज बहुत समस्याएं पैदा करता था और उसे बार बार सजा देनी पड़ती थी। चढ़ने की क्लास में वो बाकी सभी को हराकर सबसे पहले पेड़ के ऊपर पहुंच जाता था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए वो अपने तरीके इस्तेमाल करने पर अड़ जाता था। साल के अंत में जब परीक्षा हुई तो ईल मछली का औसत सबसे अच्छा रहा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह तैर सकती थी, थोड़ी दौड़ सकती थी, चढ़ सकती थी और उड़ सकती थी। उसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का खिताब मिला। क्या इस नीति कथा का कोई संदेश है? कई गणित में पारंगत बच्चे अंग्रेजी में कमजोर होते हैं और वो 8वीं या 10वीं में फेल होकर अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, और हम एक अच्छे गणितज्ञ को खो देते हैं। ऐसे ही कई विद्यार्थी विज्ञान में तीक्ष्ण होते हैं, जो कई अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में, लेकिन जिस विषय में वो कमजोर होते हैं वो उनका करियर बर्बाद कर देता है। आज की शिक्षा प्रणाली की स्थापना कृषि युग की जरूरतों की पूर्ति के लिए हुई थी। इसकी योजना कृषक परिवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनी थी, जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश, ताकि बच्चे परिवार की खेती में मदद कर सकें, क्योंकि पश्चिम में समर या ग्रीष्म में खेती अधिक होती है। स्कूल दोपहर तक बंद हो जाएं, ताकि बच्चे शाम के कृषि कार्यों में अभिभावकों की मदद कर सकें आदि। जबकि आज माता पिता का कार्य समय परिवर्तित हो चुका है और बच्चे उनके घर रहने के समय में स्कूल में होते हैं और ऑफिस के समय में घर पर आ जाते हैं। जब तक माता पिता ऑफिस से वापस आते हैं तब तक बच्चे सो चुके होते हैं। पुरातन काल से चले आ रहे हमारे स्कूलों के समय को भी हमारे शिक्षाविद बदल नहीं पा रहे हैं। और हमारे देश की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में तो हमारे यहाँ खेती भी अधिक नहीं होती, फिर भी गर्मियों में बेवजह की छुट्टियां दे दी जाती हैं।
शेख सादी अपनी कालजयी रचना गुलिस्ता में लिखते हैं कि जिस बादशाह ने सबसे पहले बाएं हाथ में अंगूठी पहनने का रिवाज डाला, उसका नाम जमशेद था। लोगों ने उससे पूछा, आपने दाएं के मुकाबले बाएं हाथ को क्यों पसंद किया और उसे अंगूठी से क्यों सजाया? बादशाह जमशेद बोला, दाहिने हाथ को तो इस बात से ही रौनक हासिल है कि वो सीधा हाथ है। इसके ठीक विपरीत हमारी शिक्षा प्रणाली कमजोर और पिछड़े विद्यार्थियों का निर्दयता पूर्वक दमन करती है। वो बौद्धिक रूप से तेज छात्रों को तो निरंतर आगे बढ़ाती है, जबकि इसके असल कार्य पिछड़े छात्रों की संभावनाओं को निखारने में ये प्रणाली बिल्कुल नाकाम है। यह हमारी शिक्षा प्रणाली की तीसरी खामी है। जब कक्षा का रिजल्ट आता है तो एक टॉपर विद्यार्थी को छोड़कर बाकी सभी विद्यार्थी कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रथम नहीं है, वो अच्छे विद्यार्थी नहीं है, उनमें वो समझ नहीं है जो कि आवश्यक है। ये परिणाम जब जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय होते हैं तो संख्या लाखों में, और जब राष्ट्रीय स्तर के होते हैं तो हम कुंठित छात्रों की संख्या को करोड़ों में कर देते हैं। यही वजह है कि हमारे देश में युवाओं में मृत्यु की एक बड़ी वजह आत्महत्या हो चुकी है, जिसने आंकड़ों के मामले में रोड साइड एक्सीडेंट से होने वाली मृत्युओं को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ एक समस्या ये है कि वो हमें गलतियों से शिक्षा लेना नहीं बताती, जबकि वास्तविक रूप से सीखने के लिए गलतियां जरूरी हैं। सीखने की प्रक्रिया कोशिश करने और गलतियां करने से ही संपन्न होती है। मुझे बताएं, क्या एडिसन ने बिना गलती किए बल्ब का आविष्कार कर दिया था? याद कीजिए न्यूटन को, जिन्हें मंद बुद्धि कहा जाता था, और याद कीजिए आइंस्टाइन को, जो अपनी कक्षा में फेल हो गए थे। क्या सिकंदर बिना गलती किए ही युद्ध और रणनीतियों में पारंगत हो गए थे? नहीं, ये सभी अपनी गलतियों से ही सीखे हैं। जब हम विश्व के महानतम उपलब्धिकर्ताओं, वैज्ञानिकों, कलाकारों, व्यवसायियों, राजनीतिज्ञों, संगीतकारों, लेखकों एवं रणनीतिकारों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनका जीवन गलतियों से भरा पड़ा था, किंतु अहम बात यह है कि उन्होंने उन गलतियों से सीखा और वो आगे बढ़ते गए। मेरे साथ साथ आपने भी ये महसूस किया होगा कि शिक्षण संस्थान सफलता और हमारी काबिलियत को घटा देते हैं। वो हमें पूंजीवाद के लिए एक घोड़े की तरह तैयार करते हैं, जो जीवन भर अदृश्य जिम्मेदारियों का भार उठाकर दौड़ता रहता है। जाने किस रेस में, जाने कौन सी रैंक पाने के लिए ये दौड़, ये करियर बनाने के फंदे हमसे हमारे सपने, हमारी दुनिया और हमारी महानतम क्षमताओं को छीन लेते हैं। ये चौथी खामी है। पांचवी बड़ी गलती हमारी शिक्षा प्रणाली की यह है कि वो हमें व्यवहारिकता, पारिवारिक रिश्तों का ज्ञान और प्रसन्न रहने जैसी मूलभूत शिक्षा नहीं देती। किसी व्यक्ति के जीवन की खुशियों की सबसे बड़ी वजह उसका पारिवारिक जीवन होता है, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली इस विषय पर बिल्कुल खामोश है। एक यूपीएससी क्वालिफाइड व्यक्ति से आप पूछेंगे कि पत्नी से किस प्रकार व्यवहार किया जाए, बच्चों के लालन पालन के क्या नियम हैं, माता पिता की मनोभावनाएं कैसी होती हैं, बुढ़ापे में उन्हें कैसे प्रसन्न रखा जाए, इन बातों के लिए उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। और यही वजह है कि उच्च श्रेणी के कर्मचारी या अफसर अक्सर अपने पारिवारिक जीवन में विफल होते हैं और रिटायरमेंट के बाद वे एकांत या अवसाद से पीड़ित हो जाते हैं। पुनश्च खेत में हल चलाते हुए मुल्ला नसरुद्दीन को एक कछुआ मिल गया। मुल्ला ने अपने अंगोछे में लपेटकर उसे कमर पर बांध लिया। कछुआ आजाद होने की कोशिश में कसमसाने लगा। मुल्ला ने उसे निकाल कर हाथ में लिया और मुंह के सामने रखकर पूछा, बात क्या है? आखिर तुम सीखना क्यों नहीं चाहते कि खेत कैसे जोता जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।